हाँ जी, अब हमने नॉर्मल फ्लोरा तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो नियोनेट्स होते हैं, यानी जो बच्चे बिल्कुल पैदा हुए होते हैं, तो उन शुरू में एक दो दिन जो है उनके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे वो फीडिंग करते हैं आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर भी, यानी छोटी सी एज में 2-3 डेज का भी अगर जो है वो चाइल्ड होगा, तो उसके अंदर भी नॉर्मल फ्लोरा जो है वो रिजाइड करके अपनी जो है वो ग्रोथ स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने पढ़नी है पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी का मतलब ये है कि पैथोजन यानी वो जो डिजीज कॉजिंग जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, यानी जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स उनको बोल सकते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है, पैथोजेनिसिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ पैरासाइट टू गेन एंट्री टू द होस्ट टिश्यूज। ठीक है, यानी इसमें क्या होते हैं कि पैरासाइट होस्ट के टिश्यूज यानी होस्ट के अंदर एंटर हो जाते हैं, और उसके बॉडी के अंदर जाके जो उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती है ना, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती है जो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, जैसे अभी हम नॉर्मल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं ना, तो ये हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है कि हम हर तरह का टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर रहे हैं, हम मतलब यानी हम नॉर्मल फील कर रहे हैं। तो वो जो ऐसे पैथोजन होते हैं, जैसे ही आपकी बॉडी में एंटर होते हैं, तो ये आपकी पैथोजेनिसिटी को सॉरी आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को खराब कर देते हैं, और उसके अंदर इस तरह से आपकी हेल्थ के अंदर चेंजेस इंड्यूस कर देते हैं कि आप डिजीज में मुब्तला हो जाते हो। ठीक है, तो पैथोजेनिसिटी तो हो गया कि जिस होस्ट को डिजीज हो गई। पैथोजन क्यों क्या होगा, वो वाला ऑर्गेनिज्म होगा जो अपने अंदर इस पैथोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, तो जब ऐसा कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि किसी भी होस्ट के अंदर पैथोजेनिसिटी यानी डिजीज कॉज कर सकता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन बोलेंगे। ठीक है, और इनका जो है क्या रिलेशनशिप होता है, द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। ठीक है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ये होता है कि जिसमें दोनों एक दूसरे को फायदा दें। तो जब पैरासाइट और होस्ट दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे होंगे ना, तो उसको हम बोलेंगे कि वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, और पैरासाइट मैम जो की है आवाज हाँ पैरासाइट जो है वो किसको आवाज नहीं आ रही मेरी? किसने बोला अभी आवाज नहीं आ रही? हाँ जी बच्चे, किसने बोला है? पता नहीं। मेरा ख्याल ये अच्छा तो अरसलान है, वो पहले भी कह रहे थे आवाज नहीं आ रही। पता नहीं। अच्छा, अब क्या है कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी कैटेगरीज होती हैं, कुछ जो होते हैं वो डिजीज कॉजिंग होते हैं, कुछ डिजीज कॉजिंग नहीं होते हैं। तो ये हम पैरासाइट्स की भी अगर बात करें, तो पैरासाइट्स भी वेरी ग्रेटली इन देयर पैथोजेनिसिटी। मतलब ये है कि कोई ज्यादा डिजीज कॉज कर सकता है, कोई कम करेगा, कोई उससे कम करेगा, कोई बहुत ही ज्यादा कॉज कर देगा। तो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी एबिलिटी होती है कि वो डिजीज कॉज कर सके। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट टर्म यूज होती है वायरुलेंसी। मैम वायरुलेंसी आपकी क्या होता क्या? है? जब बच्चे आप मीटिंग लीव कर दो, आपको आवाज नहीं आ रही, या मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है। अच्छा, वायरुलेंसी क्या होता है? वायरुलेंसी एक टर्म है। द वर्ड वायरुलेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ अ पैरासाइट। वायरुलेंसी ये एक टर्म है जो ये बताती है कि कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी अभी हम क्योंकि पैरासाइट की बात कर रहे हैं, तो पैरासाइट ही मैं नाम लेती हूँ, कि वो किस हद तक यानी कितनी डिग्री पे जाके वो डिजीज कॉज कर सकता है। तो वायरुलेंसी का मतलब है कि वो स्टेज, जिस स्टेज से हमें देखकर पता चलेगा कि वो किस हद तक जो है उसके अंदर एबिलिटी है, कितनी परसेंटेज तक जो है वो पैथोजेनिसिटी कॉज कर सकता है। और वायरुलेंट क्या होगा, वो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनिज्म होगा जो वायरुलेंसी कॉज करता है। ठीक है, या जो डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रखता है। तो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है टाइफॉइड बैसिलस की, यानी जिससे टाइफॉइड आपको होता है। और वो टाइफॉइड बैसिलस जो होता है वो जो है बहुत लीथल और फेटल होता है, हाईली वेरिलेंट होता है। और इसके अलावा जो है कॉलेरा का, प्लेग का, इन सब के जो है जो पैरासाइट्स हैं, या जो इन सब के बैक्टीरियाज, इनके सबके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो वेल नोन है, जो कि श्योर है कि वो ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते ही हैं। अब एक उन्होंने छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने स्मॉल पॉक्स के बारे में लिखा हुआ है
कि जो स्मॉल पॉक्स जो होता है वो भी ऑब्वियसली एक वायरस की वजह से होता है। तो आप उस वायरस को अपने अंदर पिक कैसे करते हो कि आप एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो है ना इनहेल करते हो, ठीक है। यानी आपने एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू कैरी कर लिया उस वायरस को, वहां से वो क्या हुआ, आपकी म्यूकोसल यानी नोज के अंदर जो म्यूकोसा होती है उधर से अंदर चला गया और उसने रेप्लिकेट किया। रेप्लिकेट करने के बाद वो वहां पर क्या करेगा, विरीमिया, विरीमिया का मतलब ये है कि वहां पर अपना इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देगा। उससे क्या होगा कि आपके जो ऑर्गन्स और आपकी स्किन है ना वो डिसेमिनेट, स्मॉल पॉक्स में होता है ना, यानी आपको जो है वो दाने निकलते हैं, तो आपकी जो सारे के सारे ऑर्गन्स और आपकी जो स्किन है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जो उसका इंक्यूबेशन फेज है ना, यानी वो कितनी दिनों तक बॉडी में रह सकता है, वो 7 से लेकर 17 दिन है, जिसमें से उन्होंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में 12 डेज तक, यानी 12 डेज तक जो है ना वो अपना साइकिल जो है वो कंप्लीट करेगा। 12 डेज तक जो है वो हर सूरत आपकी बॉडी में रहेगा। उससे क्या होगा कि ये अगर इसके अलावा भी यानी इससे भी ज्यादा अगर वो आपकी बॉडी में स्टे करता है तो वो सेकंड विरीमिया मतलब दोबारा से इन्फेक्शन कॉज करेगा, जिसको हम बोलते हैं कि अब बॉडी जो है वो टॉक्सिमिक फेज में चली गई है, ठीक है। यानी टॉक्सिक कंडीशन हो गई है कि 12 दिनों में या मैक्सिमम 15 दिनों में उसको निकल जाना चाहिए, बट अगर वो बॉडी को लीव नहीं कर रहा है तो वहां पर जितनी ऑब्वियसली जितनी देर रहेगा वो वहां पर इन्फेक्शन कॉज करता जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको रैशेस पड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 3 to 4 डेज में हाई फीवर हो जाएगा और मेलगियस हेड यानी आपको सर जो आपकी जो है ना सर में हेडेक होती रहेगी मुसलसल, और आपके जो आर्म्स हैंड्स हैं, लेग्स, उनके ट्रंक्स हैं, उनमें सारा टाइम जब वो पेन रहेगी, ठीक है, क्योंकि उसकी अब वो ज्यादा देर तक के लिए रुक रहा है ना, तो उसकी कंडीशंस बढ़ गई हैं। तो ये वाली ऐसी जो है ना स्टेज है कि ये हाईली इन्फेक्शियस होती है और जिससे आपकी बॉडी में यानी जो है वो जैसे स्किन को अगर आप ऑब्जर्व करो तो उसमें जैसे वो कट से आ जाते हैं ना, तो वो भी आ जाता है। तो इस तरह से स्मॉल पॉक्स की पैथोजेनेसिस को हम पढ़ते हैं कि अगर आपकी बॉडी में वायरस एंटर हुआ है इन मतलब एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो है आपने उसको इनहेल किया है, तो वो श्योर है कि वो डिजीज कॉज करेगा ही, ठीक है। अच्छा, अब नीचे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये एफएससी की बुक में सेम ऐसे एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है ऑब्वियसली उनको ये पहले से ही पता होगा कि ये इनको हम ये वाला माउस वाला एक्सपेरिमेंट उन्होंने पढ़ा हुआ है, लेकिन चलो जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उन्होंने क्या किया कि निमोनोकोकस जो है वो उन्होंने बैक्टीरिया जो है रिमूव किया, उसकी 2 फॉर्म्स ऑब्जर्व की, एक होती है आर फॉर्म, एक होती है एस फॉर्म, ठीक है। एस फॉर्म जो होती है वो उन्होंने उनको नाम दे दिए, ठीक है। जो एस फॉर्म है वो डिजीज कॉजिंग है और जो आर फॉर्म है वो नॉन डिजीज कॉजिंग है, ठीक है, यानी वो नॉन वायरुलेंट है। इस तरह से बता देती हूँ कि उन्होंने ये किया, बैक्टीरिया की 2 फॉर्म्स है, एक होगी एस फॉर्म और एक होगी आर। कॉज नहीं करेगी और ये डिजीज कॉज करेगी, ठीक है। तो अब इसमें पढ़ लेते हैं और हम ये देखते हैं कि डिजीज कॉज करते कैसे हैं। तो आप ये देखो कि उन्होंने पहली वाली ट्यूब में बनाया हुआ है कि उन्होंने आर फॉर्म यानी नमूनोकोकस के सेल जो हैं उन्होंने जो सिर्फ आर सेल्स थे उनको ग्रो किया, ठीक है, उनको टेस्ट ट्यूब में ग्रो किया। उसके बाद उन्होंने इसको इंजेक्शन में ऐड करके उन्होंने माउस को इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है। जैसे ही इस बैक्टीरिया को माउस के अंदर भेजा ना, तो जो माउस का इम्यून सिस्टम था वो इतना स्ट्रांग था कि वो लाइव ही रहा, वो डेड नहीं हुआ, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि जो आर फॉर्म है वो वायरुलेंट नहीं है, वो नॉन वायरुलेंट है, डिजीज कॉज नहीं कर रही है। अब इसी तरह से सेम एक्सपेरिमेंट ब्लू वाली टेस्ट ट्यूब में आप देखो तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि इसमें उन्होंने एस फॉर्म वाले यानी जो दूसरी कैटेगरी के सेल्स थे उनको ग्रो किया, टेस्ट ट्यूब में ग्रो किया। उसके बाद उन्होंने उसको इंजेक्शन में शिफ्ट किया, ठीक है, इंजेक्शन में सीरम ले लिया पूरा, बैक्टीरिया कह रही हूँ, माउस को लगाया और जैसे ही माउस को उन्होंने इंजेक्ट किया तो वो वायरुलेंट था ना, यानी डिजीज कॉजिंग था, तो उसने माउस को किल कर दिया। अब माउस की डेथ हो गई है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज में उन्होंने क्या किया, अब यहाँ से उनको 2 चीजें पता चल गई कि अगर हम आर फॉर्म इंजेक्ट करेंगे तो आर फॉर्म जो है यानी क्योंकि वो नॉन वायरुलेंट है तो नॉन वायरुलेंसी को उन्होंने कंफर्म करना था ना, तो उनको यहाँ से पता चल गया कि जो नॉन वायरुलेंट होगा वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता, जो वायरुलेंट होगा वो डिजीज कॉज करेगा। फिर उन्होंने क्या किया कि अब इन दोनों में से तो पता चल गया कि एस जो है वो वायरुलेंट है, डिजीज कॉजिंग है, तो उन्होंने एस वाले बैक्टीरिया को किल्ड कर
हीट से, यानी हाई। ये देखो अब यहाँ पर उन्होंने वो बनाई हुई है, फायर बनाई हुई है कि उन्होंने टेस्ट ट्यूब को हीट किया है, तो इससे उन्होंने ये सपोज किया कि जो एस फॉर्म वाला हीट किल्ड एस फॉर्म वाले सेल्स को जब इस इंजेक्शन के थ्रू इस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया, तो उन्होंने क्या देखा कि जो डेड एस फॉर्म थे ना, यानी सेल्स तो अब डेड हो गए हैं क्योंकि आपने उसको हीट किल कर दिया, हीट देकर किल कर दिया, तो वो वाली फॉर्म भी हार्मलेस रही है। क्यों? क्योंकि माउस जो है वो सरवाइव कर रहा था, यानी माउस जो है वो अभी भी लाइव ही था। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जो हाँ, अब लास्ट वाला उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, यानी उन्होंने ये किया कि उन्होंने दोनों फॉर्म्स को, यानी आर फॉर्म को भी और एस फॉर्म को भी, जो लाइव आर फॉर्म थी, क्योंकि उसके बारे में तो हमें पता है कि वो तो किसी सूरत भी वायरुलेंट है ही नहीं है, वो तो लाइव आर फॉर्म, और जो हीट किल एस फॉर्म थी ना, यानी जिसको हमने हीट से किल किया था, उन दोनों को मिक्सचर माउस के अंदर भेजा। तो मिक्सचर में अब क्या क्या था, लाइव आर फॉर्म भी थी और हीट किल्ड वाले एस फॉर्म थे। तो अब उन्होंने देखा, यानी वो ये देखना चाहते थे कि स्टिल अब जो है वो माउस की डेथ होती है कि नहीं होती है, तो होनी तो नहीं चाहिए थी, क्योंकि जो आर फॉर्म है वो तो किल कर ही नहीं सकता, हीट से किल कर दिया। लेकिन हुआ ये कि क्योंकि जो एस फॉर्म था ना, एस फॉर्म को जब आपने हीट किल किया था ना, तो उसका डीएनए तो डैमेज हो गया था, सॉरी उसकी प्रोटीन कोड तो डैमेज हो गई थी। यानी जैसे आपने ये जो एस फॉर्म है ना, एस फॉर्म को हीट किया, ठीक है, हीट करने से उसकी प्रोटीन कोड तो डैमेज हो गई थी, लेकिन उसका डीएनए डैमेज नहीं हुआ था। तो वो उसके साथ आर फॉर्म वाला सेल था, तो उसने अपना क्या किया, डीएनए इसके अंदर भेज दिया, जिसकी वजह से आर फॉर्म तो लाइव सेल था ना, उसने अपना एस फॉर्म ने अपना डीएनए ट्रांसफर कर दिया आर फॉर्म, जिसकी वजह से माइस की जो है वो डेथ हो गई। ठीक है, तो उस वायरल एनसी जो है अगर वो लाइव होगा ना, तो वो ट्रांसफरेबल मटेरियल है कि वो ट्रांसफर करके वो अपने साथ वाले सेल में वो वायरल एनसी जो है वो भेज सकता है, जिससे भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। तो यहाँ से उन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग ये इसके एंड पे मेरे से सवाल पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाती है मॉडरेटली विरुलेंट। मॉडरेटली विरुलेंट का मतलब यह है कि जो ना इतनी ज्यादा डिजीज कॉज करें, मतलब ना इतनी ज्यादा विरुलेंसी कॉज करें, और ना ही जो है इतनी कम कॉज करें कि वो डिटेक्ट ही ना हो सके, यानी वो मॉडरेट से मीडियोकर से जो है वो विरुलेंसी कॉज करेंगे। जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, आप लोगों ने एग्जाम्पल्स याद रखनी है क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ सकती है। इसमें उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई है कैंडाइडा एल्बिकेंस की, ये फंजाई है, ठीक है, स्पीशी है, तो डिजीज कॉज कर सकती है, तो और मॉडरेटली विरुलेंट है, यानी मॉडरेटली डिजीज कॉज करेगी। उसके बाद आ गया ए विरुलेंट। अब किसी भी चीज के आगे, किसी भी वर्ड के आगे अगर ए लग जाता है ना, तो उसका मतलब ये है कि वो चीज माइनस हो गई है, यानी हम वो कहेंगे कि वो चीज एब्सेंट हो गई है। ए विरुलेंट का मतलब ये है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ए विरुलेंट है, जो डिजीज कॉज नहीं कर सकता है, ठीक हो गया। तो उसको जो है हम उसका शुमार नहीं कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो जैसे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, लैक्टोबैसिलाई और स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, लैक्टोबैसिलाई और स्ट्रेप्टोकोकाई है, की वजह से है। तो अब ये कोई चीज है, दही में कोई इस तरह स्पॉयलर थोड़ी कॉज करता है, ये तो दही के लिए अच्छा होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये बेशक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट ये एविरुलेंट है, यानी डिजीज कॉज नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाती है अपॉर्चुनिस्टिक। ये टर्म्स जो है ना, ये जब आप ये लेक्चर सुनने के बाद जब रिकॉर्डिंग भी सुनोगे, तो आपने इनको अच्छे तरीके से इनकी डेफिनेशंस जो है वो प्रिपेयर करनी है, क्योंकि इन डेफिनेशन से रिलेटेड अगर एमसीक्यूज आएंगे ना, तो वो चीजें, छोटी छोटी चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं, पता नहीं चलता है, तो इसलिए आपने इनकी डेफिनेशंस अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट हम आ गई अपॉर्चुनिस्टिक। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब क्या है कि जब आपका यानी होस्ट है ना, जैसे अब हम होस्ट हैं, तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होगा ना, किसी भी वजह से, मतलब किसी भी बीमारी की वजह से, या अगर आपको फीवर हुआ हुआ है, आपकी बॉडी ऑलरेडी वीक है,
तो कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर जाते हैं और बॉडी के नॉर्मल डिफेंस सिस्टम को, यानी बॉडी की नॉर्मल इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं। सप्रेस का मतलब है उनको कम कर देते हैं। जब उन्होंने उसको उसके इम्यून सिस्टम की एफिशिएंसी को कम कर दिया ना, तो इससे उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो वहां पर ग्रो करें। तो वो वहां पर ग्रो करते हैं और पैथोजेनिसिटी कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो अपॉर्चुनिस्टिक वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो डायरेक्ट जाके इम्यून सिस्टम पर अटैक करते हैं, इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, उसको सप्रेस कर देते हैं और उसके बाद अपनी पैथोजेनिसिटी वहां पर कॉज कर देते हैं। ठीक है, अब नीचे उन्होंने जो है ना फिगर में उन्होंने बनाया हुआ HIV रिलेटेड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, यानी जो HIV वायरस होता है वो इसी तरीके से ही करता है कि वो बॉडी के इम्यून सिस्टम पे जगह जगह पर जाकर अटैक करता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक कर देता है, जिससे जो है इजीली बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, जिसकी वजह से इजीली जो है ना वो अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाती है कि वो HIV इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर सके। अब इसमें उन्होंने डिफरेंट, यानी हेड, आईज, माउथ एंड थ्रोट, इसमें लंग्स, गट और ये पता नहीं क्या वर्ड मुझे नहीं समझ आ रहा, स्किन है शायद, वो ब्लर बहुत है, और जेनिटल ऑर्गन्स जो है उनके जो है उन्होंने सारे वायरसेस लिखे हुए हैं कि किस किस पॉइंट पर या किस किस स्पॉट पर, ब्लैक डॉट में उन्होंने स्पॉट दिखाया हुआ है, किस किस स्पॉट पर कौन कौन सा वायरस जो है वो अटैक हो कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आपकी जो हमारा मतलब नेक्स्ट टॉपिक आ गया, वो अब हमारा वो जो डिजीज स्प्रेडिंग से रिलेटेड था ना, कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स डिजीज स्प्रेड करते हैं या उनसे रिलेटेड टर्म्स थी, वो हमारी फिनिश हो गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है ना वो स्टार्ट हो गया है टॉपिक, वो है कल्चर मीडिया। अच्छा, कल्चर मीडिया क्या होता है, पहले मैं इसका पहले से मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ पढ़ने से पहले, कि कल्चर मीडिया वो वाला मीडिया होता है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, एल्गी हो, कोई भी हो, उसको हम लैब में यानी इन विट्रो लैब में, इन विट्रो कंडीशंस में आर्टिफिशियल मीडिया देकर उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड करके जो उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, उसमें हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं, तो उस मीडिया को कहते हैं कि वो कल्चर मीडिया। ठीक है, अब कल्चर मीडिया जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ ऐसे कल्चर मीडिया होते हैं जिनके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स से शामिल होते हैं, जिसमें मतलब उनको कार्बन सोर्स भी मिल रहा होगा, उनको प्रोटीन सोर्स भी मिल रहा होगा, उनको लिपिड सोर्स भी मिल रहा होगा। कुछ कल्चर मीडिया ऐसे होते हैं जिनमें वो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब जिनमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट होगा और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसमें ऐड करके चेक किया जाता है कि अगर उसमें से हम न्यूट्रिएंट माइनस कर दें, यानी सिर्फ अगर एक ही न्यूट्रिएंट दें, तो क्या वो एक न्यूट्रिएंट को यूज करते हुए जिंदा रह सकता है कि नहीं रह सकता है। तो ये कल्चर मीडिया के डिफरेंट टाइप्स हैं और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट कल्चर मीडियाज होते हैं। यानी जो बैक्टीरिया के लिए होगा ना वो वायरस के लिए नहीं होगा, वो एल्गी के लिए नहीं होगा, फंजाई के लिए नहीं होगा, जो फंगस के लिए होगा वो बैक्टीरिया के लिए नहीं होगा। और इवन विद इन द स्पीशीज, यानी अगर हम बैक्टीरिया की कितनी सारी टाइप्स हैं, कितनी सारी स्पीशीज हैं, उनका भी अलग अलग मीडिया ही होता है जिसमें वो ग्रो करते हैं। ठीक है, और बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप जब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हो लैब में, तो आपको पता नहीं लग रहा होता है कि आपको उस कल्चर मीडिया में क्या इस तरह की चीज हम मिस कर रहे हैं कि हमारा जो स्पीशी है, यानी जो भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ऐड किया है वो ग्रो नहीं कर रहा है। तो उसमें सबसे बड़ा डिफॉल्ट आपका ये होता है कि आप कल्चर मीडिया सही प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, यानी कल्चर मीडिया में शायद वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हो जो उस स्पीशी की ग्रोथ के लिए जरूरी है। ठीक है, तो अब कल्चर मीडिया का होपफुली आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो पहले अब हम देखते हैं कि जो पहली कैटेगरी है ना वो है नेचुरल मीडिया। ठीक है, अच्छा अब नेचुरल मीडिया क्या होते हैं? द मीडिया अबाउट विच वन कैन नॉट बी सर्टेन ऑफ द एग्जैक्ट चलो ऐसे बता देती हूँ कि उन्होंने लिखा हुआ है कि ये नेचुरल मीडिया जो है ये इस तरह के मीडिया होते हैं कि जिसमें आप कंफर्म नहीं कर पाते हो, यानी आपको एग्जैक्ट कंपोनेंट्स नहीं पता होते हैं कि एग्जैक्ट कंपोनेंट्स किस किस क्वांटिटी में आप ऐड करोगे कि वो मतलब उसमें बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करे। तो इस तरह के मीडिया को कहते हैं कि वो नेचुरल मीडिया, यानी आपने कुछ जो भी बना दिया ना, अगर आपने उसकी क्वांटिटी नहीं भी ठीक रखी है, यानी अगर उसमें आपने कार्बन सोर्स ग्लूकोज कम डाला हुआ है, अगर आपने उसमें अमाइनो एसिड्स डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है ना, तो आपके लिए वो नेचुरल मीडिया कि बैक्टीरिया ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया उस न्यूट्रिएंट्स के साथ, बट आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलता है कि आपने एग्जैक्ट कौन कौन से कितने कितने कंपोनेंट्स आने हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि ये नेचुरल मीडिया होता है। इसकी टाइप
हैं, जिसमें सबसे पहली आ गई बीफ ब्रॉथ। बीफ ब्रॉथ कौन सा मीडिया होगा? ऑब्वियसली जो बीफ से एक्सट्रैक्ट किया होगा, ठीक है। इसको जो है डिस्कवर किया था पास्चर एंड कोच ने। इसने, ये वो वाले माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस बीफ ब्रॉथ को, यानी इस बीफ ये बना हुआ है, इसको यूज किया था और उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो किया था। कल्टीवेशन का वर्ड है तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया को ग्रो किया था। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड आ जाता है न्यूट्रिएंट एगर। नेचुरल मीडिया के टाइप में, मतलब लिक्विड फॉर्म में होगा और उसको हम न्यूट्रिएंट ब्रॉड यूज होता है एगर का, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो है ना एल्बी यूज होता है, कि वो लिक्विड एल्बी एगर है ना, तो उसका मतलब ये है कि वो सॉलिड है। ठीक है, यानी अगर हम एल्बी एगर बोलेंगे तो इसका मतलब है कि वो सॉलिड मीडियम है। अगर हम एल्बी ब्रॉथ बोलेंगे तो इसका मतलब है कि वो लिक्विड मीडियम है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी मैं आपको क्या बता रही थी कि जो ब्रॉथ होगा ना, यानी जो लिक्विड वाला सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर क्या क्या ऐड हुआ हुआ है? उसके अंदर वन और पेप्टोन। इसमें से क्या होता है? पेप्टोन इसमें को पता है इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल मेंटेन करेगा, और बीफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारी चीजें होंगी। और पेप्टोन में क्या होगा? प्रोटीन सोर्सेज होंगे। सेकंड पॉइंट आ जाता है एगर। एगर क्या होता है? एक पॉलीसेक्राइड है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का सबसे कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल है वो पॉलीसेक्राइड होता है ना। तो पॉलीसेक्राइड है जिसको डिराइव किया गया है मेरीन एल्गी से, यानी जो मेरीन में पाई जाने वाली जो एल्गी होती है ना, उनको, उसमें से जो है ना इस एगर को एक्सट्रैक्ट किया गया। और ये भी जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए यूज होता है। और ये जैसे ही मीडिया में ऐड होता है ना, ये मीडिया को सॉलिडिफाई कर देता है, यानी ठीक है, यानी वो सरफेस पे जाके स्टिक हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एगर का वर्ड यूज करें तो वो सॉलिड मीडिया हो जाएगा। अगर हम ब्रॉथ का वर्ड यूज करें तो मतलब ये है कि वो लिक्विड मीडिया। अच्छा, अब नेचुरल मीडिया है एनरिच्ड मीडियम। एनरिच्ड मीडियम में क्या है कि एनरिच्ड मीडियम जो है ये एनरिच्ड होता है फुल न्यूट्रिएंट्स के साथ, चाहे वो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ हो या चाहे वो न्यूट्रिएंट एगर हो। उसके अंदर हर तरह की कंडीशन है कि बैक्टीरिया वेल ग्रो। मैम आपकी आवाज आप हो रही है बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई आपकी आपको वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। कुछ जो नॉर्मली, या फिर आपको उस एनरिच मीडिया में भी कुछ किसी को। अच्छा रुको एक सेकंड, मैं अपनी जगह चेंज कर लेती हूँ। कब से ब्रेक हो रही है आवाज? मैम जब से आपने स्टार्ट किया स्ट्रक्चर्ड मीडिया वाला। यस मैम। ओहो, तो बच्चे आपको आना चाहिए था ना, कितने पॉइंट्स मिस हो गए? अब वो मैम मैंने मैसेज किया था। यस मैम, मैसेज फोरम से उसी टाइम कर दिया था। मैं स्क्रीन शेयर की होती है ना, तो मैं मैसेज तो नहीं देख सकती, तो आप बोल कर बताया करो। अब ठीक आवाज आ रही है? समझ आ गई। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा, तो वो इतना इश्यू नहीं है, आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो। जी मैम, अब इंग्लिश मीडियम से पढ़ा दीजिए। ठीक है, आवाज आ रही है ठीक? मैम अब आ रही है, पहले बोल रहे यस थे। मैम। ठीक है, अब ठीक है। हाँ, एनरिच मीडिया ही मैं बता रही थी कि एनरिच मीडिया वो वाला मीडियम होता है जिसमें बैक्टीरिया को वेल ग्रो करने के लिए, चाहे वो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ हो चाहे वो न्यूट्रिएंट एगर हो, हर तरह से जो है ना उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उस बैक्टीरिया को जो है इजीली ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है। ब्रॉथ का मैंने बताया था कि जो लिक्विड मीडिया होते हैं उसको हम ब्रॉथ बोलते हैं, और जो सॉलिड मीडिया होते हैं उसको हम
एगर बोलते हैं, ठीक है। तो एनरिच मीडियम में, हाँ फिर मैं बता रही थी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक है ना, यानी जिसमें जो है वो आप नॉर्मली उनको यूज नहीं करते हो, जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए फिर इस एनरिच मीडियम में भी कुछ कंपोनेंट्स जो है वो चेंज करने पड़ते हैं, ठीक हो गया। तो एनरिच मीडियम में सबसे पहले आ गई एग्जाम्पल उसकी, यानी एनरिच मीडियम की भी आगे से जो है वो दो टाइप्स हैं। वो क्या है, एक है ब्लड एगर और एक है चॉकलेट एगर, ठीक है। अब ये उनके नाम दिए हुए हैं, यानी इन एगर्स को नाम दिए हुए हैं। अब ब्लड एगर है, इसका मतलब है कि सॉलिड होगा। तो इसमें अब लिखा क्या हुआ है कि कुछ जो स्ट्रेप्टोकोकाई की स्पीशीज होती है ना, जो कि थ्रोट इन्फेक्शन या फीवर कॉज करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चेक करने के लिए इस ब्लड एगर के जो है ना न्यूट्रिएंट मीडियम में जो है ना ग्रो किया जाता है, और उसमें क्या ऐड किया जाता है, उसमें ब्लड ऐड किया जाता है, ठीक है। और इस तरह के ब्लड ऐड किया जाता है और उसमें एगर ऐड किया जाता है। तो ब्लड और एगर जब ऐड होगा तो उसको हम बोलेंगे ब्लड एगर। और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें ग्रो कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई यूज ग्रो कर सकते हैं, ठीक हो गया। चॉकलेट एगर में जो है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है, चॉकलेट एगर में निसेरिया स्पीशी, निसेरिया स्पीशी जो है वो ग्रो करती है। अच्छा, अब होता क्या है, यानी ये चॉकलेट एगर जो है ये ब्लड एगर की ही जो है ना डिराइव फॉर्म है। करते क्या है कि हम ब्लड एगर इज हीटेड, यानी जब ब्लड एगर बना लिया ना, ब्लड भी ऐड कर दिया, एगर भी ऐड कर दिया, ब्लड एगर को हीट किया सॉलिडिफाई होने से पहले, हालांकि मतलब एगर डला हुआ है तो एगर जो है वो उस ब्लड को सॉलिडिफाई कर देगा, उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन उस एकदम फौरन जब आप एगर का केमिकल ऐड करते हो तो एकदम फौरन तो वो ट्यूब या वो पेट्री प्लेट जो है फौरन तो सॉलिडिफाई नहीं होती है। तो सॉलिडिफाई होने से पहले पहले अगर आप उसको हीट करोगे ना, तो हीटिंग से क्या होगा, हीटिंग से जो आपका आरबीसीज है ना, यानी जो रेड ब्लड के अंदर आरबीसीज होते हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगे। डिसरप्ट होने से वो अपने अंदर जो उनके अंदर हीमोग्लोबिन है ना उसको रिलीज कर देंगे। तो इसके बाद जो है ना हम उसको, यानी उसमें से आरबीसीज खत्म हो गए और वो हीमोग्लोबिन बाहर आ गया, उस वक्त हम इस वाले एगर को बोलेंगे कि अब वो ब्लड एगर नहीं रहा, वो चॉकलेट एगर बन गया है, क्योंकि उसका कलर जो है वो ब्राउन टाइप उसके अपीयरेंस हो जाएगी। तो इससे हम ब्लड एगर से चॉकलेट एगर बना लेंगे, ठीक है। ब्लड एगर सिंपल था, जिसमें हम ब्लड ऐड कर रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें हमने क्या किया, एगर ऐड किया, तो ये हो गया ब्लड एगर। अब ब्लड एगर को हमने अगर चॉकलेट एगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस ब्लड में एगर ऐड करने के बाद जो है इसको हीट करना शुरू करेंगे। हीट करेंगे तो इसके क्या होंगे, इसके आरबीसीज डैमेज होंगे। आरबीसीज डैमेज होंगे, वो एचबी रिलीज कर देंगे मीडियम के अंदर, और उस वक्त में ये जो ब्लड एगर है ये अब बन जाएगा चॉकलेट एगर, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ गया, ये थी एनरिच मीडियम की दो टाइप्स, ब्लड एगर चॉकलेट एगर, यानी हमने ब्लड एगर भी बना लिया, हमने चॉकलेट एगर भी बना लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो ई आ गई फॉर्म, ये तो उसी की है, यानी जो हम नेचुरल मीडिया ऊपर पढ़ रहे हैं ना, जिसकी हमने फॉर्म्स पढ़ी हैं। तो उसमें आ गया सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया वो वाला मीडिया होता है जिसमें हम सिलेक्शन करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। हम वो वाले न्यूट्रिएंट्स ही शामिल करते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए अच्छे हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए सही है। जिन पे हमें ये शक यानी जिन पे हमें पता चलता है ना कि हम अगर सेलेक्ट कर रहे हैं मीडिया, तो हम उसके अंदर कुछ ऐसे भी जो है ना न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं, जिससे अगर हम कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया चाहते हैं ना कि वो ना ग्रो करे, तो हम इस तरह के भी जो है वो केमिकल्स ऐड कर देते हैं, जिससे सिर्फ एक ही टाइप का बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, दूसरे तीसरे टाइप का ग्रो नहीं कर सकता। सपोज करते हैं, इसको मैं ऐसे एग्जांपल देके समझाती हूँ कि ये एक मीडिया है और ए बी सी ये बैक्टीरिया की स्पीशीज है, ठीक है। यानी ए भी कोई स्पीशी है, बी भी कोई स्पीशी है, सी भी कोई स्पीशी है। अब आपने क्या किया, नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा, पिछली रिकॉर्डिंग। अच्छा, डिफरेंशियल मीडियम का मैं बता रही थी कि डिफरेंशियल मीडियम ऐसा मीडियम होता है जो कि डिस्टिंग्विश कर सकता है, यानी डिफरेंस बता सकता है दो ऑर्गेनिज्म के अंदर। हमने मैकॉन की अगर जो है उसकी के एग्जांपल, अंदर हाँ एग्जाम्पल
जिसमें हमने मैकॉन की अगर की एग्जांपल पढ़ी है और मैंने आपको ये प्लेट दिखाई है कि प्लेट में जब हम सेलेक्टिव मीडिया से हम कुछ सेल्स लेते हैं और प्लेट पर स्प्रेड करते हैं, तो प्लेट पे स्प्रेड करने के बाद जो है वो डिफरेंट तरह की जो है वो ग्रोथ शो होती है। तो हर ग्रोथ दूसरी ग्रोथ से मुख्तलिफ होती है, यानी ये ग्रोथ मुख्तलिफ है, ये ग्रोथ मुख्तलिफ है, ये ग्रोथ मुख्तलिफ है। ठीक है, अब ये जो इस प्लेट के ऊपर जो डिफरेंट कलर शो हो रहे हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि जो कॉलोनीज या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, यानी जो बैक्टीरिया जो हैं, वो लैक्टोज को एज अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स यूज करेंगे ना, वो रेड कलर की कॉलोनीज बना देंगे। जो लैक्टोज को एज अ कार्बन सोर्स यूज नहीं करेंगे, वो कलरलेस कॉलोनीज बना देंगे। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रिकिंग हुई हुई है, इसमें आप ये देखो कि जिन्होंने रेड टाइप की, ये देखो इसने भी और इसने भी रेड टाइप की कॉलोनीज बनाई हुई है, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने लैक्टोज को यूज किया है, लैक्टोज पॉजिटिव है, और ये लैक्टोज नेगेटिव है क्योंकि इसकी व्हाइट कलर की कॉलोनीज हैं, ये हमें नजर नहीं आ रही हैं। तो इसका यानी कलरलेस है ना, तो इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें लैक्टोज नेगेटिव है, कि इन्होंने लैक्टोज को एज अ कार्बन सोर्स यूज नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें कौन की अगर में हम बाइल्ड सॉल्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंशियल मीडियम होता है, ये सिलेक्टिव भी है और डिफरेंशियल भी है। सिलेक्टिव डिफरेंशियल इसलिए क्योंकि ये माइक्रो जो कॉलोनीज है, उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी स्पीशी किससे वेरी कर रही है, और सिलेक्टिव इसलिए है क्योंकि हम इसके अंदर सिलेक्टिव कंपोनेंट्स भी कभी कभार ऐड कर देते हैं, ताकि जिसको हम ग्रो नहीं करवाना चाहते हैं वो ना ग्रो करे, एक ही जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके। उसके बाद हमने सिंथेटिक मीडिया पढ़ा है। तो सिंथेटिक मीडिया क्या होता है? सिंथेटिक मीडिया ऐसा मीडियम है जिसको हम खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं, जिसमें एग्जांपल आ जाती है जिसको हम मतलब खुद से कंपोनेंट्स ऐड करके बनाते हैं, जिसमें एग्जांपल आती है ग्लूकोज की, अमोनियम फॉस्फेट की, पोटेशियम फॉस्फेट की, मैग्नीशियम सल्फेट की, सोडियम क्लोराइड की। अब जो ग्लूकोज है ना, वो इस मीडिया में क्या काम करता है? वो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, यानी कार्बन सोर्स का काम कर रहा है। अमोनियम आयंस है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं और न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। फिर थर्ड चीज आ गई फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या कर रहा है? क्योंकि वो डीएनए और आरएनए की बैकबोन बनाता है, तो वो डीएनए और आरएनए सिंथेसिस कर देगा। सल्फर है वो क्या करेगा? मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्ट बना देगा, जिससे एंजाइम फॉर्मेशन होगी। और लास्ट आ जाता है सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या करता है? इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबलाइज करता है साइटोप्लाज्म में। तो इस तरह से जो सिंथेटिक मीडिया, नाम से पता चल रहा है कि हम उसको आर्टिफिशियली खुद अपनी मर्जी के कंपोनेंट्स ऐड करके उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बैक्टीरियल कल्चर्स। अच्छा, इसको मैं देख लूं। हाँ जी, यहीं तक रखना है कि इसको स्टॉप करना है? वैसे यहाँ तक ही ठीक है। इतना सीरियल डाइल्यूशन तक सोचा हुआ था कि मैं यहाँ तक पढ़ा दूंगी, यानी अभी हम तकरीबन 3-4 पेजेस पीछे जा रहे हैं। हाँ, मैंने बैक्टीरियल कल्चर तक नहीं, जहाँ ये सीरियल डाइल्यूशन आ रहा है ना, मैंने यहाँ तक सोचा हुआ था। तो अगर आप लोग कहते हो तो मैं इसको आगे पढ़ा देती हूँ। मैम टाइम भी हो गया। यस मैम, टाइम हो गया है। ठीक है बच्चे, रिकॉर्डिंग आप स्टॉप कर दो। मैम EMB भी बता दीजिएगा। एक सेकंड बच्चे, मैं बताती हूँ। अभी मैं इसका बता रही थी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने नमूनोकोकस का जो है ना बैक्टीरिया आइसोलेट किया, और उसके अंदर क्या किया उन्होंने? 2 फॉर्म्स ऑब्जर्व की, एक आर फॉर्म ऑब्जर्व की, एक एस फॉर्म ऑब्जर्व की। अब उन्होंने क्या किया कि आर जो फॉर्म के सेल्स थे ना, उनको ग्रो किया पहले आर्टिफिशियल मीडिया में टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर इस सीरम को उन्होंने इंजेक्शन में ऐड करके इंजेक्शन जो है माइस को दे दिया, क्योंकि माइस जो है वो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है, उस पे आप उस पे एक्सपेरिमेंट करना आपको अलाउ होता है। तो जब आपने इस आर फॉर्म को बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट किया ना, तो उससे क्या हुआ कि माउस का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि उससे जो है कुछ भी नहीं हुआ, यानी माइस लाइव रहा, सरवाइव करता रहा, क्योंकि आर फॉर्म जो था वो वायरुलेंट नहीं था, डिजीज कॉजिंग नहीं था। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने ये जो एस फॉर्म के सेल्स ना, वो ग्रो किए इसी नमूनोकोकस बैक्टीरिया के। उन्होंने इनको टेस्ट ट्यूब में ग्रो करने के बाद वही टेस्ट ट्यूब का फिर वो सीरम जो इंजेक्शन में ऐड करके इसको इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने से उनको पता चला कि जैसे ही उसके अंदर एस फॉर्म के सेल्स गए ना, उन्होंने वायरुलेंस कॉज कर दी, और वायरुलेंस से ये माउस जो है वो किल हो गया। ठीक है, यहाँ से उनको 2 चीजें पता चल गई कि जो आर फॉर्म है वो विरुलेंट नहीं है, और एस फॉर्म जो है वो विरुलेंट है। ठीक हो गया? थर्ड स्टेज पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने थर्ड स्टेज पे जो एस फॉर्म वाला नमूनोकोकस था ना, यानी जो हमें पता है कि वो विरुलेंट है, वो उन्होंने उसको हीट से किल कर दिया। अब आप टेस्ट ट्यूब के नीचे देखो तो उन्होंने
हीट बनाई हुई है कि इसने जो है हीट किल किया। हीट किल करने के बाद जब उन्होंने इसको इंजेक्शन देके माइस में ग्रो किया ना, तो माइस लाइव रहा। इसका मतलब ये है कि जो एस फॉर्म वाले जो सेल्स थे, अगर आप उनको जो है वो हीट किल कर दो, तो इसका मतलब ये है कि वो हार्मलेस हो जाएंगे, ठीक है, यानी वो डिजीज कॉज नहीं कर सकेंगे क्योंकि हीट ने उनको किल कर दिया। उसके बाद लास्ट में उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने इन दोनों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, यानी उन्होंने लाइव जो आर फॉर्म थी ना, जो नॉन वायरुलेंट थी, जिससे ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा था, उन्होंने उसका मिक्सचर डाल दिया किसके साथ? हीट किल्ड एस फॉर्म के साथ। हीट किल एस फॉर्म जब इन्होंने दोनों को मिक्स करके इस माउस को से इंजेक्ट किया ना, तो माउस मर गया। हालांकि उसको नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि आर फॉर्म जो है वो तो नॉन वायरुलेंट है, वो तो डिजीज कॉज कर ही नहीं सकता। और जो एस फॉर्म है उसको उन्होंने हीट किल किया हुआ था, तो उसको डिस्ट्रॉय, यानी उसको माउस को खत्म तो नहीं करना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि जैसे उन्होंने एस फॉर्म को किल किया ना, तो किल करने से क्या हुआ, जो वायरस होता है ना, उसकी आउटसाइड की कोट होती है, ठीक है, तो कोट तो डैमेज हो गया उससे, लेकिन जो उसका अंदर का डीएनए था ना, वो तो सेव रहा। तो ये जो डीएनए था ना, यानी तो उसने क्या किया, जो उसके साथ वाला जो आर फॉर्म वाला सेल था ना, यानी जो नॉन वायरुलेंट था, उसने अपना डीएनए उसमें ट्रांसफर कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि आर फॉर्म एक तो लाइव भी था, और दूसरी बात यह है कि वो डिजीज कॉजिंग विरुलेंट की भी एबिलिटी रखता था। तो कोड तो डैमेज हो गया, बट जो डीएनए है वो आर फॉर्म के अंदर ट्रांसफर हो गया, तो इसलिए जो है अब आर फॉर्म डेंजरस बन गई। उसने वो एजेंट एक्वायर कर लिया डेड एस फॉर्म से, तो जिससे माउस की डेथ हो गई। तो इस तरह से उनको पता चला कि जो विरुलेंट होते हैं ना, यानी जो विरुलेंट कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर हम उनका आउटर कोट डिस्ट्रॉय भी कर देना, बट उनका जो अंदर का डीएनए या आरएनए होता है ना, वो ट्रांसफरेबल एबिलिटी रखता है, तो वो दूसरे और अपने साथ वाले सेल के अंदर वो ट्रांसफर करके उस तरह से भी जो है वो माउस को किल कर सकता है। तो ये था वो एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और सेकंड आपने क्या बोला था? यस मैम, थैंक यू सो मच, समझ आ गया। ईएमबी, अच्छा अच्छा। ईएमबी जो है ना, इयोसिन मेथिलीन ब्लू वगैरह, ये सारे जो है ना डाइज होते हैं जो कि कलर इंपार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये एक सेलेक्टिव मीडिया होता है जिसके अंदर इकोलाई और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, वो ग्रो करते हैं और ना फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि इस वाले सेलेक्टिव मीडिया के अंदर इयोसिन भी होगा और मेथिलीन ब्लू भी होगा, और ये ऐसे डाइज हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इनहिबिट कर देते हैं, यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देते हैं, सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे ना और इकोलाई होंगे, सिर्फ उन्हीं की कॉलोनीज जो हैं वो इस कल्चर प्लेट पर आएंगी, और किसी भी चीज की कॉलोनीज नहीं आ सकती हैं, क्योंकि ये सिलेक्टिव मीडिया सिलेक्शन कर लेता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करे और कौन सा ना करे। ठीक हो क्या? जी मैम, ठीक हो गया। मैम आपने कहा था कि सिलेक्टिव मीडिया में मतलब फर्ज करें ए बी सी मतलब बैक्टीरिया 3 टाइप के, तो हम उसमें मतलब स्पेसिफिक बैक्टीरिया के ग्रो कराएंगे, लेकिन अगर फर्ज करें कि हमने स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ग्रो करवाना लाइक ए को, तो हम बी और सी को क्यों उसके साथ मतलब कर रहे हैं? उसको तो हमें सेपरेट रखना चाहिए अगर उसने ग्रो ही नहीं करना तो। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब आप लैब में काम कर रहे होते हो ना, तो लैब में हर तरह की स्पीशीज होती हैं, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि आपके इन्वायरमेंट में, आपके एयर में भी तो डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना। तो आप चाहे जितनी भी प्रोटेक्शन कर लो, जितना भी आप उस स्टेराइल इन्वायरमेंट रख लो, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं कि बी और सी, सपोज करते हैं बी और सी भी जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब हम, क्योंकि आम आंख से तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर नहीं आते हैं, हम तो सिर्फ सपोज करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या हम स्टेराइल कर देते हैं, हीट ट्रीटमेंट कर लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो गए होंगे। तो हम बी और सी के लिए एहतियातन पहले से ही मीडिया में ऐसे इनहिबिटिंग सॉल्ट्स ऐड कर देते हैं कि सिर्फ ए वाला ही ग्रो करे। अगर बी और सी हवा से अगर एंटर हो गया ना, यानी एयर ड्रॉपलेट से अगर उस मीडिया के अंदर चले गए, तो वो ग्रो ना कर सके। तो हम एहतियाती पेश नजर, या हम प्रिकॉशनरी जो है ना ये सॉल्ट्स ऐड करते हैं, ताकि सिर्फ हमारा सेलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही उस सिलेक्शन मीडिया पे ग्रो करे, बाकी ना करे। जी मैम, ओके, थैंक यू, ठीक है मैम। ओके बच्चे, और इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन हो? ये कौन है 1 2 3 4 5 6? बच्चे आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।